नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दिल्ली में चल रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य ने आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। दिल्ली में आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता पर सबसे बड़े खतरों में से एक है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीटीसी की इस विशेष बैठक के लिए दिल्ली में आप सबकी उपस्थिति यहां पर हुई है, जो कि यूएनएससी के सदस्य देशों के आतंकवाद के महत्वपूर्ण और उभरते हुए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से प्रचार, कट्टरता और षड्यंत्र के सिद्धांतों को फैलाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों के टूल किट में शक्तिशाली उपकरण बन गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा, हाल के वर्षों में आतंकवादी समूहों ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों में तकनीक तक पहुंच प्राप्त कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। वे स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुले समाज की तकनीक, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में शुरू हुआ। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंचे। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा है। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच यह युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देश की एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। पहला, तीसरा और 5वां संस्करण भारत में 2003, 2006 और 2014 में वायुसेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किया गया था। दूसरा, चौथा और छठा संस्करण फ्रांस में 2005, 2010 और 2019 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और FASF की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ ही पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा देगी। वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी के चलते दिल्ली समेत NCR की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं और धीरे धीरे ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नजदीक 396 पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में उच्च स्तर पर है। शुक्रवार को दिल्ली का AQI इंडेक्स 357 था। दिल्ली में 36 जगहों पर मौजूद प्रदूषण निगरानी के लिए केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के डेटा के अनुसार 18 जगहों पर एयर इंडेक्स 400 से अधिक दर्ज किया गया। इस वजह से इन जगहों पर हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार, शादीपुर, NSIT द्वारका और वजीरपुर सबसे अधिक प्रदूषित जगह रहे। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वायु गुणवत्ता की प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, तो कुछ इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली जैसी हालत ही गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा की भी है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी का दिल्ली में उद्घाटन किया। मशहूर कलाकार अकबर साहब की पेंटिंग की प्रदर्शनी यहां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में लगाई गई है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि अकबर साहब की कला अनोखी है और सभी 55 कलाकृतियां पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अविश्वसनीय यात्रा और दृष्टि से प्रेरित हैं। ये प्रदर्शनी 3 नवंबर 2022 तक आम लोगों के लिए खुली है। केंद्रीय पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री रेड्डी ने कहा कि अकबर साहब ने गुजरात से लेकर विश्व नेता बनने तक के प्रधानमंत्री मोदी के सफर को कलाकृतियों में प्रदर्शित किया है।
पेंटिंग में जीएसटी जैसे प्रमुख नीतिगत फैसलों को भी शामिल किया गया है और इसमें डीमोनेटाइजेशन और सर्जिकल स्ट्राइक को भी दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि पेंटिंग में प्रधानमंत्री की चुनौतियों को भी दर्शाया गया है। फसलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग और फसल चक्र के प्रभावी न होने से झुंझुनू जिले की मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है। इसके साथ ही मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी भी होती जा रही है। इसका असर फसलों पर भी पड़ रहा है। फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता घट रही है। इसकी कमी और अधिकता का पता लगाया गया। इसमें सामने आया कि खेतों की मिट्टी में दिन प्रतिदिन ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो रही है। जांच में पोटाश, फास्फोरस की कमी की बात भी सामने आई है। खेती से ऑर्गेनिक कार्बन का लगातार घटते जाना किसानों के लिए नई चुनौती है। जिले के विभिन्न गांवों से मिट्टी के 4529 नमूने लिए गए। इनमें से 3950 नमूने सुपरवाइजरों ने एकत्रित किए, जबकि 579 नमूने किसानों ने जमा करवाए थे। इनकी जांच में ऑर्गेनिक कार्बन कम पाया गया। देश में छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। बाजारों में इसकी रौनक भी देखी जा रही है। वैसे तो छठ पर्व का बिहार में ज्यादा महत्व बताया जाता है, लेकिन अगर बात सिर्फ बनारस की करें तो यहाँ की छठ पूजा धार्मिक और व्यापारिक दोनों तरीकों से खास मुख्य मानी जाती है। दरअसल छठ पर्व में जिस पीतल के सूप का खासा महत्व कहा जाता है, उस सूप का जन्मदाता वाराणसी ही है, जहाँ से पूरे देश में पीतल के सूप सप्लाई होते हैं। ऐसे में छठ पर्व के समय वाराणसी का व्यापारिक बाजार दीपावली के बाद भी रौनकमय होता है। काशी में बनी हुई पीतल के सूप की डिमांड खासा देखने को मिलती है। इसे बनाने में शुद्धता का खासा ध्यान रखा जाता है। धातु की शुद्धता के साथ साफ सफाई भी बरती जाती है। सूप में अलग अलग तरह की नक्काशी तैयार की जाती है, जिसमें भगवान भास्कर का चित्र, कलश, केले के पेड़ इत्यादि लिखे हुए हैं। पीतल कारोबारियों की माने तो अब तक लगभग 6 करोड़ से ज्यादा के पीतल के सूप का कारोबार हो चुका है। इसका ऑर्डर वाराणसी ही नहीं, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी मिलता है और लोग पसंद कर रहे हैं। देश भर में जहाँ लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम है, घाट सजे हुए हैं, ऐसे में वाराणसी कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ भी घाटों का बदला हुआ नजारा देखने को मिल रहा है। काशी के घाट पर एक तरफ जहाँ छठ पूजा करने वाले परिवार के लोग बेदी बनाकर अपना स्थान घेर रहे हैं, तो वहीं बनारस से इस मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी देखने को मिल रही है। काशी के घाट पर मुस्लिम गायक मासूम अली ने छठ के मौके पर लोक गीत गाया। मासूम अली वाराणसी के ही रहने वाले हैं। छठ के महापर्व पर पूरी भजन मंडली के साथ गंगा के बीच में नाव पर बैठकर मासूम अली ने अपने लोक गीत के माध्यम से बड़ा संदेश दिया है। वहीं श्रद्धालुओं की भक्ति को देखते हुए वो छठी मैया के भक्ति गीत गा रहे हैं। परंपरा है जिसको पूरा देश बिहार से त्योहार निकल कर आया है और भगवान सूर्य को अपना सब कुछ मान करके उनके नाम से व्रत रहते हैं और पूरे देश की हर लोक आस्था के महापर्व छठ की पूजा की 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू हो गया है। छठ सामाजिक समरसता का महापर्व है। मां गंगा का जल सभी को एक कर देता है, समाज के सारे भेदभाव मिटा देता है। गोपालगंज के कई इलाकों में ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं किन्नर समुदाय के लोग। इनकी आस्था किसी से भी कम नहीं है। गोपालगंज के भडवा के गांव के रहने वाले किन्नर भी काफी आस्था के साथ छठ पूजा कर रहे हैं। छठ के गीत गाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। उनके अनुसार वे हर साल इस महान पर्व के माध्यम से समाज में सुख शांति की कामना करते हैं। भगवान ने उन्हें इस जन्म में उचित स्वरूप न दिया, लेकिन छठ पर्व के दौरान वे लोगों की खुशहाली के साथ साथ अपने और समुदाय के बाकी सदस्यों को अगले जन्म में उचित स्वरूप देने की कामना करते हैं। किन्नरों ने बताया कि छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसे लेकर आस्था और विश्वास के साथ प्रत्येक साल पूजा की जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद अन्य व्रतियों और लोगों में प्रसाद का वितरण होता है। किन्नर समुदाय का पूजा पाठ देखने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। आसपास के लोग उन्हें भी सहयोग करते हैं। टिहरी में पहली बार महिलाओं की ओर से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है।
और महिला कलाकारों की ओर से सभी पात्र निभाए जा रहे हैं, जिससे जहां एक तरफ पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पुरानी टिहरी की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है और नई टिहरी की सांस्कृतिक शून्यता को भी दूर करने और महिलाओं को भी सशक्त बनाने का संदेश दिया जा रहा है। इस रामलीला के सभी पात्र महिलाएं ही निभा रही हैं। वहीं मेकअप, ड्रेसिंग से लेकर गीत संगीत का काम भी महिलाओं की ओर से ही किया जा रहा है, जिसमें कुछ शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हो चुकी महिलाएं और घरेलू महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी प्रतिभा के अनुसार काम और पात्र दिए गए हैं। महिलाओं की ओर से रामलीला मंचन को स्थानीय लोगों की ओर से भी खूब सराहा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग रामलीला का मंचन देखने पहुंच रहे हैं। यूपी के महोबा जिले में दीपावली त्योहार के बाद कई गांवों में सुअर और गाय लड़ाने की एक अनोखी परंपरा आज भी जिंदा है। इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए गांव के लोग आज भी कुछ गायों को लेकर एक मैदान में इकट्ठा होते हैं और सुअर से गायों को लड़ाया जाता है। जब तक सुअर मर नहीं जाता, उसे यहाँ इकट्ठा हुए लोग गाय के सामने रस्सियों से बांधकर फेंकते रहते हैं। सुअर के मरने के बाद दीवारी नृत्य कर उत्साह मनाया जाता है। सुअर मारने के पीछे मान्यता है कि सुअर राक्षस का रूप है और गाय धरती का। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने धरती से राक्षसों का नाश किया था, उसी के प्रतीक में ये परंपरा आज भी चली आ रही है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में दीपावली के बाद आने वाली परेवा से मोहन चराने वाले लोग अपना मौन व्रत तोड़ने के बाद इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। इसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ती है। भले ही देश भर में इन दिनों खेल प्रेमियों के सिर पर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नशा छाया हो, लेकिन मधुबनी के नकटी गांव की इन तस्वीरों को देखिए। किसी चुनावी रैली का एहसास कराती हजारों लोगों की ये भीड़ अपने गांव में आयोजित दंगल मुकाबले में दूर दूर से आए पहलवानों के दमखम को देखने आई है। खेतों के बीच मिट्टी के ढेर पर बने अखाड़े में पहलवान जहां एक दूसरे को चित करने के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं अखाड़े के चारों ओर जमा हुई भीड़ ताली बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ा रही है। छोटे से गांव में आयोजित इस दंगल में स्थानीय पहलवानों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के साथ ही यूपी के भी कई पहलवान दांव आजमाने आते हैं। खेतों के बीच बने अखाड़े और अखाड़े के चारों ओर न सिर्फ युवा बल्कि बड़ी संख्या में जमा हुई बुजुर्ग और महिलाओं की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि क्रिकेट की चकाचौंध के बावजूद कुश्ती की चमक फीकी नहीं हुई है। ग्वालियर के रहने वाले प्रियांक भदौरिया का सिलेक्शन टर्की में आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। वह अंडर 17 आयु वर्ग कराटे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रियांक 12वीं के छात्र हैं और बीते 6 साल से कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रियांक ने अपने 6 साल के करियर में अब तक 20 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर प्रियांक का कहना है कि वह काफी दिनों से इसे लेकर तैयारी कर रहे हैं। बीती 14 से 20 जून तक पुणे में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके चलते उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह टर्की में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भी भारत के लिए गोल्ड जरूर जीतेंगे। कुल्लू जिले के पहनाला की ईशानी सिंह जम्बाल पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिन्होंने माउंट चो ओयू पीक को फतह किया। यह पीक नेपाल और चीन के मध्य है। दक्षिण की ओर से दुनिया की छठी सबसे ऊंची और कठिन चोटी पर 7,200 मीटर की ऊंचाई तक ईशानी पहुंच गई। माउंट चो ओयू के अत्यंत चुनौतीपूर्ण दक्षिण की ओर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने वाली वह दुनिया भर के पर्वतारोहियों में एकमात्र महिला बन गई हैं। ईशानी ने कहा कि वह खुद को चुनौती देने और देश के लिए अपने शिखर पर चढ़ने में सक्षम थी। ईशानी ने बताया कि बहुत ही कठिन स्थिति थी और इस बार हवा भी तेज चल रही थी। बावजूद इसके 7,200 मीटर तक चढ़ने में कामयाबी मिली। ईशानी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, प्रशिक्षकों और प्रायोजकों का आभार प्रकट किया। ईशानी ने कहा कि इनके बिना यह अभियान संभव नहीं था।
ईशानी ने कहा कि उनका उद्देश्य पर्वतारोहण को एक साहसिक कार्य के रूप में बढ़ावा देना है और साथ ही सरकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के लिए पर्वतारोहियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने का अनुरोध किया। सोचिए आप सड़क पर जा रहे हों और बीच रास्ते में बाघ आ जाए, या यूं कहिए कि बाघ आपका रास्ता काट कर चला जाए। ये सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के सिवनी में, जहां बाघ को रोड क्रॉस करते देख लोगों की सांसें अटक गई। जैसे ही राहगीरों की आंखें बाघ की आंखों से जा मिली तो वे कांप उठे। जो जहां था वहीं रुक गया और बाघ रोड क्रॉस करके जंगलों की ओर भाग गया। दरअसल सिवनी के पैंच टाइगर रिजर्व के नजदीक खवासा के पास सड़क पर एक बार फिर दिन दहाड़े एक बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। बताया जा रहा है कि बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर जंगल में चला गया। इसी बीच सड़क से गुजर रहे राहगीरों की बाघ पर नजर पड़ी। बाघ को देखकर कुछ देर के लिए राहगीरों की सांसें थम गई और इस दौरान राहगीरों ने बाघ को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। राहगीरों की ओर से बाघ का बनाया गया वीडियो भी सामने आया है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 31 अक्टूबर के बाद चमोली जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले ट्रैकिंग दलों के लिए ट्रैकिंग रूट बंद कर दिए जाएंगे। 3000 से लेकर 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सभी ट्रैकिंग रूट पर पर्यटक अब अगले साल ट्रैकिंग का मजा ले सकेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क हर साल अक्टूबर महीने में ट्रैकिंग के रूट बंद कर देता है। हालांकि नजदीक के ट्रैकिंग रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। चारों धाम की यात्रा के साथ इस बार चमोली के प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूटों पर रिकॉर्ड सैलानी पहुंचे हैं। इस साल हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए भारी संख्या में सैलानियों का आवागमन वर्ष भर पहाड़ों में रहा। लगभग 3000 से अधिक सैलानी ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों के ट्रैक पर पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में 5 साल बाद 17 पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे। वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि नंदा देवी बायोस्फीयर में पहली बार सबसे अधिक 17 पर्यटक गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। नंदा देवी बायोस्फीयर लगभग 7817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पार्क पर पहुंचना संभव नहीं है। यहां सबसे पहले डब्ल्यू गार्डन 1883 क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। बाद में भारत सरकार ने 1982 में क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उत्तराखंड के बॉर्डर तहसील धारचूला कभी भी इतिहास के पन्नों में समा सकती है। धारचूला शहर के ठीक ऊपर एलधारा की दरकती पहाड़ी इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हालात ये हैं कि एलधारा की पहाड़ी खासी कमजोर हो गई है, जो कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। इस साल बरसात में एलधारा में भारी लैंडस्लाइड हुआ। हालात इतने भयावह थे कि गिरे मलबे और बोल्डर्स की चपेट में 5 दर्जन से ज्यादा मकान आ गए। एलधारा की पहाड़ी में घरों से भी बड़े बोल्डर्स लटके हैं। ये बोल्डर्स कभी भी कयामत ला सकते हैं। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण आधा किलोमीटर की पहाड़ी पूरी तरह कमजोर हो गई है, जिस कारण सामान्य मौसम में भी यहाँ खतरा बना हुआ है। पहाड़ी में दरारें इस कदर पड़ी हैं कि इसे बचाने के लिए स्थायी ट्रीटमेंट ही इकलौता विकल्प है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि धारचूला को बचाने के लिए स्थायी ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में यूं तो सर्पदंश के बहुत से मामले सामने आते हैं। इस बार जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला है। इस बार एक बच्चे को सांप ने काट लिया, जिसके बाद गुस्से में आकर इस बच्चे ने भी सांप को काट लिया। बालक ने इस कदर सांप को काटा कि सांप की मौत हो गई। इसके बाद इस बच्चे ने जब घर वालों को सर्पदंश की बात बताई तो फिर परिजनों ने इसका इलाज करवाया और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ये मामला जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड का है, जहां पंडरापाठ में रहने वाला पहाड़ी कोरवा बच्चा घर से कुछ दूरी पर अपनी दीदी के यहाँ पर गया हुआ था। खेलने के दौरान एक सांप ने उसके हाथ पर काटा, जिसके बाद ये बच्चा दीपक राम गुस्से में आ गया और इसने उल्टा सांप को पकड़कर उसे अपने दांतों से काट लिया। इस दौरान सांप ने दीपक के हाथों को बुरी तरह जकड़ लिया था। इसकी खबर लड़के की दीदी को हुई तो उन्होंने तत्काल बच्चे का इलाज करवाया और अब ये बच्चा पूरी तरह से
स्वस्थ है। जशपुर जिले में यह अंधविश्वास भी है कि यदि आपको सांप काट ले तो आप सांप को काट लें तो विष का प्रभाव नहीं होगा। यहाँ इस मामले में सर्पदंश के बाद बच्चे को इस कदर गुस्सा आया कि उसने सांप को काट लिया। कोरबा के मोती सागर पारा में संचालित मुक्तिधाम में गरीबों की बड़ी मदद की जा रही है। मुक्तिधाम जेसीआई सेंट्रल की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है। यहाँ लकड़ी और गोबर के कंडे का भंडारण हमेशा रहता है। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जरूरत के हिसाब से रियायती दरों पर लकड़ी और कंडा मुहैया करवाया जाता है। वहीं अगर किसी गरीब के घर में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी निःशुल्क मदद की जाती है। संचालनकर्ताओं का यह कहना है कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उनके द्वारा काम किया जा रहा है ताकि किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मोती सागर पारा मुक्तिधाम में लकड़ियों और कंडों का भंडारण पहले से कर लिया गया है ताकि आपात स्थिति में किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए यहाँ सब चीजों की व्यवस्था है। मुक्तिधाम से होने वाली आय का उपयोग उनके द्वारा मुक्तिधाम का संचालन करने में किया जाता है। देवास में नगर निगम कर्मचारियों ने लोगों को पॉलीथीन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। कर्मचारियों ने पॉलीथीन की अर्थी निकालते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों पर पॉलीथीन की अर्थी शव यात्रा निकाली। शहर में लगातार निगम कर्मचारियों की ओर से पॉलीथीन थैली को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। बावजूद इसके शहर में बैन होने के बाद भी कई जगह पर अभी भी दुकानदार पॉलीथीन थैली का उपयोग करते हैं। निगम के अरुण तोमर ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव और 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आयुक्त महोदय के निर्देश पर प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी तर्ज पर पॉलीथीन की अर्थी को एमजी रोड पर निकालकर ये संदेश दिया गया कि देवास से पॉलीथीन की मृत्यु हो चुकी है। अब शहर से प्लास्टिक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। हम सीधा संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम पॉलीथीन का उपयोग कर देवास को स्वच्छ बनाएं। निगम इस तरह के अनोखे प्रदर्शन करता रहता है। जहां प्लास्टिक बैन को लेकर निगम ने एक गाना भी बनाया है। जौनपुर के लाल शिव गोविंद पटेल ने कमाल ही कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की जागरूकता को लेकर देश भर में साइकिल से यात्रा की है। देश भर के सभी राज्यों से 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके वो वापस जौनपुर लौटे हैं। शिव गोविंद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील के चित्तापुर लखधरपुर का रहने वाला है। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया को लेकर वो साइकिल यात्रा पर निकले। साइकिल यात्रा के दौरान स्कूल, कॉलेज और कई जगहों पर अलग अलग संगठनों में विजिट करने के साथ ही शिव गोविंद ने वृक्षारोपण भी किया। शिव गोविंद के मुताबिक 2 साल पहले उसने ग्रीन विलेज को ध्यान में रखते हुए अपने गांव से अभियान शुरू किया था, जिसे अब क्लीन ग्रीन इंडिया मिशन बना लिया है। इसके लिए साइकिल से ही देश भर के कल्चर, रहन सहन, साफ सफाई और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक अध्ययन करके वो वापस लौटे हैं। चलिए इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।